एग्जाम स्कोर। मिल्टन की बायोग्राफी जानने के बाद आज हम मिल्टन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। Of man's first disobedience and the fruit that forbidden tree, whose mortal taste brought death into the world, are the opening lines of Paradise Lost। ये कुछ लाइंस दी गई हैं जो कि ओपनिंग लाइंस है पैराडाइज लॉस्ट की। पैराडाइज लॉस्ट जो कि एक बड़ा ही मैग्नम ऑपस वर्क माना जाता है जॉन मिल्टन का, बहुत ही शानदार एपिक है जो उनके द्वारा लिखा गया। इसकी पहली लाइनें ही प्रदर्शित कर देती हैं इस एपिक का थीम। देखिए, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस, मनुष्य की पहली अवज्ञा, एंड द फ्रूट दैट फॉरबिडन ट्री, और वर्जित वृक्ष का फल। ईश्वर के द्वारा कुछ निर्देश दिए गए थे जिसकी अवज्ञा की गई और जिस फ्रूट का फल खाने के लिए मना किया गया था उसी का फल खाया गया, जिसका मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड, वर्ल्ड में डेथ को लेकर के आया। ये ओपनिंग लाइंस है पैराडाइज लॉस्ट की। देखिए, क्रिश्चियनिटी में एडम और ईव को मदर और फादर माना जाता है मैनकाइंड का। तो ईश्वर ने जब रचना की, सृष्टि की, तो पुरुष के रूप में सबसे पहले रचना की एडम की, और उसके बाद स्त्री के रूप में ईव की, जिसमें सैटन जो लूसीफर होता है वो कोशिश करता है, क्योंकि उनको स्वर्ग में रखा जाता है और कुछ निर्देश दिए जाते हैं। वहां पर एक ट्री ऑफ नॉलेज होता है जहाँ का फल खाने के लिए बिल्कुल मना किया होता है, तो उन निर्देशों का पालन करते हुए उन्हें रहना होता है स्वर्ग में। और सैटन जो लूसीफर है उन्हें पथभ्रष्ट करता है, एव को जाकर के भटकाता है फल खाने के लिए, और वो फल खा लेती है जिसके कारण उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया जाता है, वे धरती पर आ जाते हैं। कहानी इस तरीके से आगे बढ़ती है, थोड़ी पलट जाती है, जिसे हम आगे जब पैराडाइज लॉस्ट पढ़ाएंगे तब चर्चा करेंगे। तो ये पहले ही लाइन में उस चीज को, उस थीम को प्रस्तुत कर देती है। तो कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, 4 लाइंस ऑप्शन में दे रखी होती है और आपको पहचाननी होती है। फर्स्ट लाइन, तो ये फर्स्ट लाइन है, ऑफ मैन फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट दैट फॉरबिडन ट्री। बिगिनिंग लाइंस हैं पैराडाइज लॉस्ट की। The word pandemonium was coined by John Milton as the name for the capital of hell in Paradise Lost, which means all demons। ये वर्ड पेंडेमोनियम जो है वो खुद मिल्टन के द्वारा कॉइंड किया गया है। ये दिखने में ऐसा लगता है जैसे लैटिन भाषा का शब्द है, जबकि है नहीं, मिल्टन के द्वारा ही प्रयोग किया गया इस शब्द का नर्क की राजधानी के रूप में पैराडाइज लॉस्ट में। यानी कि जो कैपिटल ऑफ हेल है उसका नाम था पेंडेमोनियम, जहां पर सैटन एकत्रित करता है अपनी पूरी सेना को, और इसका मतलब होता है पेंडेमोनियम वर्ड का ऑल डेमन्स, सभी डेमन्स। पेन मीन्स ऑल एंड डेमन डेमन्स। El Allegro means the happy man and sees Milton experimenting with pastoral poetry as with Lycidas above। मिल्टन की तो ट्विन पोएम्स थी, एल एलिग्रो एंड एल पेंसिरोसो, दोनों ऑपोजिट चीजों को एक्सप्रेस करती हैं, क्योंकि एल एलिग्रो में जो इसका मतलब है वो एक हैप्पी मैन एल एलिग्रो, और एल पेंसिरोसो जो है वो एक मेलनकोली मैन, एक दुखी व्यक्ति, उस चीज को एक्सप्रेस करती है। तो इसमें मिल्टन ने एक्सपेरिमेंट किया है पेस्टोरल पोएट्री का, जैसा कि उन्होंने लिसिडास के साथ भी किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि जो एल एलिग्रो है वो हैप्पी मैन को एक्सप्रेस करती है, और लिसिडास जो है वो इनका एक शोक गीत है, एक एलिजी है जो कि उन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड के डेथ पर लिखा था। However, this is a jolly, upbeat poem summing mirth and merriment rather than sounding an elegiac note। जबकि ये जो पोएम है एल एलिग्रो एक उल्लासपूर्ण और उत्साहित करने वाली पोएम है, और ये एक शोक गीत की तरह लगने के बजाय, यानी कि एक एलिजी लगने की बजाय, हमें आनंद और सुख के जो नोट्स हैं वो दिखाई देते हैं इस पोएम में। एल पेंसिरोसो, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एल एलिग्रो। एल पेंसिरोसो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया डिफरेंट है एल एलिग्रो से। एल पेंसिरोसो जिसका मतलब है द मेलंकोली मैन, ये उस आइडिया से प्रेरित है दैट थिंकिंग टू मच मेड वन सैड, कि ज्यादा सोचना भी व्यक्ति को दुखी बनाता है। एक रिफ्लेक्टिव ओड है ये, विच सीज जॉय एज अ डिल्यूशन, जिसमें जो दुखी व्यक्ति है, अब आप समझ सकते हैं कि जो दुखी व्यक्ति है वो जॉय को भी, सुख को भी एक भ्रम के रूप में देखता है, क्योंकि खुशियां उसके लिए क्षणिक होती हैं और वह चिंतन में सदा बना रहता है, तो उसके लिए जॉय जो है वो भी एक भ्रम है। When Milton's friend, the promising young poet Edward King, was drowned in 1637, जब मिल्टन के मित्र जो कि खुद एक यंग पोएट के रूप में उभर रहे थे, जिनका नाम एडवर्ड किंग था, उनकी मृत्यु हो जाती है डूबने से 1637 में। When his ship sank in the Irish Sea of the coast of Wales, जब उनका जहाज डूब जाता है आयरिश सी में कोस्ट ऑफ वेल्स पर, मिल्टन उनके लिए एक फॉर्मल एलिजी लिखते हैं अपने मित्र के लिए, जो कि उनके यूनिवर्सिटी फ्रेंड भी थे कैम्ब्रिज के, whom he rebranded Lycidas to create an idealized pastoral persona for King। वो उसके लिए एक पेस्टोरल एलिजी लिखते हैं जिससे कि
जो पेस्टोरल एलिजी होती है वो डिपिक्ट करती है डेथ के साथ साथ एक रूरल लाइफ को भी। नेक्स्ट, thousands at his bidding speed and post or land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. These are the last lines of his sonnet on his blindness. अब ये जो लाइन्स हैं वो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि उन्होंने अपनी ब्लाइंडनेस पे ही लिखा था मिल्टन ने, उसकी लास्ट लाइन्स हैं। ये भी कई बार पूछ ली जाती हैं, बड़ी फेमस है, बहुत ही इफेक्टिव इनका मीनिंग है। सो देखिए कि थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, कि ईश्वर के इशारों पर या आदेश पर हजारों लोग दौड़ दौड़कर उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, चाहे वे लैंड पर हैं या ओशियन में हैं, बिना रेस्ट लिए अगर वो भाग दौड़ कर रहे हैं, ईश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि केवल वो ही लगे हुए हैं उनके सर्व में, उनकी सेवा में। वे लोग भी उनकी सेवा में हैं जो हाथ बांधे उनके एक इशारे की वेट कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं कि कब ईश्वर उन्हें निर्देश दे, आदेश दे और वो उसके अनुसार उनकी सेवा में लग जाएं। तो ये लास्ट लाइंस हैं उनके सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर, यहाँ पर इसको हेयर नहीं बोलेंगे, कई लोग इसको हेयर बोल देते हैं क्योंकि ये जो प्रोनाउंसिएशन में एच है वो साइलेंट रहता है। Great heir of fame, what needest thou such weak witness of thy name? Thou in our wonder and astonishment has built thyself alive long. These are the famous lines from his poem on Shakespeare. शेक्सपियर के ऊपर उन्होंने कुछ लाइंस लिखी थी, पोएम लिखी थी, तो उसी की ये बड़ी फेमस लाइंस हैं, जिसका मतलब है कि डियर सन ऑफ मेमोरीज, स्मृति के प्रिय पुत्र, ग्रेट एयर ऑफ फेम, और प्रसिद्धि के महान उत्तराधिकारी, आपको what needest thou such weak witness of thy name, आपको नाम की ऐसी कमजोर गवाही की आवश्यकता क्या है। यहाँ पर जो मिल्टन है वो ये कहना चाहते थे कि भाई जो शेक्सपियर हैं उन्होंने मतलब दे हैव यू हैव मेड दैट कैरेक्टर्स दैट यू विल बी रिमार्क्ड इन द मेमोरी ऑफ पीपल, कि आपको क्या जरूरत है अपने नाम की गवाही की, क्योंकि आपने तो ऐसे कैरेक्टर्स बनाए हैं कि आपको लोगों की मेमोरी में वैसे ही याद रखा जाएगा। आपने उन कैरेक्टर्स को बनाया है कि वो लोगों के दिमाग में रहेंगे, तो आपके नाम को गवाही की क्या आवश्यकता है। दाउ इन आर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट हैज बिल्ट दाई सेल्फ लिव लॉन्ग। वे कहना चाहते हैं कि आपने हमारे आश्चर्य और विस्मय में मतलब खुद को दीर्घजीवी एक ऐसा इंसान बना लिया जो कि लंबे समय तक बना रहेगा। आपके नाम को गवाही देना या प्रमाणित करना वैसी बात हो गई जैसे प्रकाश को दिया दिखाने की बात हो, कि हम लोग तो खुद आश्चर्य में हैं कि तुम खुद अपने आप में एक ख्याति के घर हो, एक फेम के घर हो, और तुम्हें कोई क्या दीपक दिखाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से शेक्सपियर के ऊपर कुछ बड़ी इफेक्टिव लाइंस हैं, ये ऑन शेक्सपियर से ली गई हैं। On the morning of Christ's nativity, this ode written in December 1629 is one of his best poems. उनकी बहुत ही शानदार पोएम्स में से एक ये ओड था, On the morning of Christ nativity, जो कि ईसा मसीह के जन्म की सुबह, और ये लिखा गया 1629 दिसंबर में। I hardly took to bed from my intense studies before midnight. Milton about himself. मिल्टन अपने बारे में खुद कहा करते थे कि अपनी इंटेंस स्टडीज की वजह से, क्योंकि वे बहुत ही पढ़ा करते थे, बहुत ही पढ़ने की आदत थी उन्हें, तो अपनी इंटेंस स्टडीज की वजह से वो खुद अपने बारे में बताते थे कि शायद ही वो कभी मिडनाइट से पहले सोए हों अपने लाइफ टाइम में। During his lifetime, Milton learned to speak Latin, Greek, Italian, Hebrew, Spanish and French. अपने पूरे लाइफ टाइम के दौरान, क्योंकि मिल्टन एक बहुत ही मल्टीलिंगुअल पर्सन थे। मल्टीलिंगुअल मीन्स बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी उन्हें, तो उन्होंने ये सभी लैंग्वेजेस को स्पीक करना सीख लिया था। लैटिन, ग्रीक लैंग्वेज, इटालियन, हिब्रू, स्पेनिश, फ्रेंच। सो यहाँ पर हमने कुछ फैक्ट्स लिए मिल्टन की लाइफ से, और आगे भी कुछ फैक्ट्स हैं हमारे पास जिसे हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे और उनके वर्क्स को लेकर के आएंगे, जिनके सन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि फेमस वर्क्स के जो पब्लिशिंग टाइम है या फिर उनका जो कंपोजिंग टाइम है वो पूछ लिया जाता है। बेसिकली पब्लिश टाइम पूछा जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव लेवल पर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और फैक्ट्स के साथ आएंगे मिल्टन के। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।